नाजरीन आदाब, मैं हूं आपकी मेजबान डॉक्टर हलीमा सादी और आप देख रहे हैं जहाने मन की मखसूस पेशकश पेरेंटिंग इज एन आर्ट। बच्चे कामयाब जब ही होते हैं जब वालदैन का साथ उनके साथ होता है, और इसी बात पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ कलीमुल हफीज साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं जनाब कलीमुल हफीज साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ। जी हफीज साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूँ, उम्मीद है कि आप भी बेहतर होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का जो दिन है हमने उसे मखसूस किया हुआ है पेरेंटिंग के लिए। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी इस बात के लिए कि आपके शाहीन एकेडमी ने जो कारनामा अंजाम दिया है और जिस तरह उन्होंने बच्चों के सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाया है और उसे एक कदम उसे बरूए कार लाने में एक कदम आगे बढ़े हैं, तो इसमें आपका बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन है। इसके लिए आपको मुबारकबाद। शुक्रिया। अब आप ये बताएं कि हम तो यहाँ पे एक पेरेंट की बात करते हैं, लेकिन आप तो इतने बच्चों के पेरेंट हो गए, क्योंकि आप इतने तमाम बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, उन्हें एक रोशन मुस्तकबिल दे रहे हैं। तो आप ये बताएं कि आखिर आप ऐसा कैसे कर पाते हैं? आप इतने बच्चों को पहले तो उन्हें लेकर के आना, फिर उन्हें ट्रेन करना, फिर उन्हें इस लायक बनाना कि वो एक प्रोफेशन में जा सकें। देखिए मैम, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले तो एक जज्बा रिक्वायर्ड है। अगर आपके आपके दिमाग और आपके दिल में वो जज्बा है और आप उस जज्बे के तहत काम करते हैं तो चाहे काम कितना भी बड़ा हो वो आसान लगने लगता है। दूसरी बात है ज़रूरत, वो भी आपको वो काम करने पे मजबूर कर देती है। तो इस वक्त मुल्क की और हमारी कौम की ये ज़रूरत है कि हम किसी भी तरह मुल्क की जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है उसमें शामिल हो और मुल्क की खिदमत में हमारा भी एक हिस्सा हो, एक रोल हो। तो ये जो जज्बा और ज़रूरत, दो चीज़ें हमें इस काम को आसान बनाती हैं। जहाँ तक शाहीन एकेडमी का ताल्लुक़ है तो शाहीन एकेडमी जैसे आपको मालूम है 1989 से अपना सफ़र इसने शुरू किया और 17 बच्चों से इस इदारे ने काम करना शुरू किया और आज माशाल्लाह इसमें 17,000 बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक उन लोगों की एक अनथक मेहनत और अनथक प्रयासों का नतीजा है जिन्होंने इस पौधे को लगाया था। इशारा है डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की तरफ, जिन्होंने 89 में इस पौधे को अपने जज्बे से और मोहब्बत से लगाया था और अपने फिर मेहनत और अपने उस लगन से इसको सींचा कि आज ये शाहीन एक पूरा हिंदुस्तान में एक नुमाया नाम है। और ऑल इंडिया में इस साल 9th रैंक प्रोड्यूस करके शाहीन ने ये साबित कर दिया कि वाकई वो लोग क्वालिटी के लिए कमिटेड हैं और कोशा हैं। और यहाँ ये भी बात साबित हो गई कि अगर आप क्वालिटी के लिए कमिटेड होते हैं, कोशा होते हैं, तो फिर कामयाबी यकीनी हो जाती है। अब इस पेरेंटिंग शामिल होती है, वही एक जो माँ बाप का रोल अपने 2 या 4 या एक अपने बच्चों के लिए होता है, जो भी उनकी अपनी फैमिली होती है, उसी तरह का या उससे और ज्यादा इंटेंस रोल उन इदारे करने वालों का होता है अपने उन बच्चों, सभी बच्चों के लिए। क्योंकि फिक्र तो बहुत अहम है और फिक्र जैसे पेरेंटिंग में फिक्र बहुत अहम है। अगर आपके पास फिक्र है तो फिर आप वो सारे इंतजामात करेंगे, वो सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करेंगे, वो सारी चीज़ें आप किसी तरह से भी इंतजाम करेंगे जिससे कि बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो। इसी तरह से इदारे चलाने वाले करते हैं कि वो अपनी यहाँ अच्छी फैकल्टी लाते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी का को मुहैया कराते हैं, अच्छे सिलेबस, अच्छा कंटेंट अवेलेबल कराते हैं। तो एक तरह से इदारे की पेरेंटिंग यही है अपने बच्चों के लिए कि वो कितना बेस्ट ऑफ द बेस्ट मटेरियल अपने बच्चों के लिए अवेलेबल कराएं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनवायरनमेंट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें बच्चों के लिए। उसी तरह से फिर वो बच्चे जो हैं उस एनवायरनमेंट के थ्रू अपनी मंजिल को आसानी से पा जाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने तफसील से बताया किस तरह शाहीन ने अपना सफर शुरू किया चंद बच्चों से और आज वो हजारों पे पहुंच गए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं उन तमाम रुफ़क़ा का हाथ है, आप जैसे रुफ़क़ा का, जिन्होंने अब्दुल कदीर साहब का साथ दिया और उनके इन मिशन में शामिल हुए। क्योंकि जाहिर है उन्होंने सफर तो तन्हा ही शुरू किया होगा, लेकिन फिर बाद में लोग आते गए और कारवां बनता गया और आज इस कारवां ने जो कारनामा अंजाम दिया वो हमारे सामने है। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस तरह की जो कोचिंग सेंटर्स हैं
जैसे कि शाहीन एकेडमी है, इसके क्या हमारे कम्युनिटी में अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा जो हमारी जो तालीमी शरह है वो सबसे ही बहुत कम है, ये मालूम है, इस मुल्क में हम सबसे नीचे हैं, सबसे पिछड़े हुए हैं। तो हमारी कम्युनिटी को इस तरह के इदारों की किस हद तक जरूरत है, और इसमें हम अपने अवाम से क्या चाहते हैं कि वो किस तरह का कंट्रीब्यूशन उन अफराद को दे सकते हैं जो इस तरह का कदम उठाते हैं। देखिए, क्योंकि मुल्क बहुत बड़ा है और इसकी आबादी 140 करोड़ के आसपास है, और मुल्क के जो मुख्तलिफ सूबे हैं उनमें तालीम का भी मुख्तलिफ अंदाज है। एक तालीम जो केरला में दी जाती है और एक तालीम बिहार में दी जाती है या बंगाल में, यूपी में दी जाती है, दोनों मुख्तलिफ हैं। लेकिन जब आप नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूशन की बात करती हैं तो वो पूरे मुल्क से बच्चे आते हैं। तो जाहिर बात है कि चूंकि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरह की स्कूलिंग और तालीम से गुजर कर आ रहे हैं वो, तो उनके स्टैंडर्ड में फ़र्क होता है। तो इसलिए इन कोचिंग इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है कि वो उन बच्चों को, यानी उन जो अपने सूबों में या अपने इलाकों में जो वो तालीम में जिस तरह की भी अपनी कामयाबी या अपनी कारकर्दगी शो कर रहे हैं, उनमें जो बेहतर बच्चे हैं, अगर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आ जाएं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट उनमें उस तरह का काम करती है कि वो पैन इंडिया बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट है उसके एतबार से उनको तैयार कर देती है। क्योंकि जो नेशनल इंपॉर्टेंस के एग्जाम्स हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, खासतौर से नीट है या आईआईटी है, इसका सिलेबस ऑल इंडिया के लिए एक होता है। तो अब अगर केरला का बच्चा और गुजरात का बच्चा, बिहार का बच्चा और आसाम का और पंजाब का और यूपी का बच्चा जब सब एक साथ बैठ रहे हैं, तो उनको कम से कम एक लेवल पे लाने के लिए इन कोचिंग इंस्टीट्यूट की बहुत सख्त जरूरत होती है। और वो फिर उस अंदाज से उनको पढ़ाते हैं, उस अंदाज से उनको मटेरियल अवेलेबल कराते हैं, वो मुहैया कराते हैं। तो इसलिए इन इंस्टीट्यूशन की, कोचिंग इंस्टीट्यूट की बहुत सख्त जरूरत है नेशनल इंपॉर्टेंस के कोर्सेज में दाखिला लेने के लिए। अब आइए कि इस तरह की कोशिशें कौन कौन कर रहा है। अब शाहीन एकेडमी की जो कोशिश है उसके तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में 55 ब्रांचेज हैं। उसमें दिल्ली की ब्रांच चूंकि मैं देखता हूँ, मैं उसका मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, तो दिल्ली पूरे नॉर्दर्न इंडिया को नहीं कहूँ तो आधे नॉर्दर्न इंडिया को तो कवर करता है। बेशक हमने ये देखा है कि पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना हम कोई भी इदारा कामयाब नहीं कर सकते। पिछले साल भी हमें दिल्ली के जो लोकल पेरेंट्स थे उन्होंने भरपूर ताउन किया था, तब जाके हमारा पहला साल कामयाब रहा और उसके नताइज भी अच्छे आए। अब भी ये जरूरी है कि कोरोना की वजह से खास तौर से जो बच्चे 12th अपियरिंग थे उनके पेरेंट्स में एक लाइल्तफाती, थोड़ा सा एक लेस इंटरेस्ट पाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि जो लोगों में पिछले साल जोश था वो इस साल नहीं है। तो मेरी आपके प्रोग्राम के थ्रू ये रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि देखिए, कोरोना बीमारी जाहिर बात है एक बड़ी वबा है और पिछले 6-7-8 महीने से हम सब लोग जूझ रहे हैं, लेकिन इस वबा के चलते हुए जिंदगी नहीं रुकेगी। जिंदगी यूं ही चलती रहेगी और नस्ल भी इस तरह से बढ़ती रहेगी। और नस्ल को संवारना, नस्ल को बनाना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। जिस तरह से पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, इस तरह से हम भी एक तरह, हम अपने आप को पेरेंट मानते हैं, कम्युनिटी के पेरेंट्स में से हम एक हैं जो इदारे चलाने वाले लोग हैं। तो इसलिए हमारी ये खास जिम्मेदारी है कि हम उन अपियरिंग बच्चों को जो 12th में अपियर हुए थे, जिनका रिजल्ट इसी साल आया है, उनको हम मोटिवेट करें और उनकी किसी तरह से हौसला शिकनी ना करें। दूसरा, हाथ पे हाथ रख कर ना बैठे, कोशिश करनी है। जिस तरह से और तमाम चीज़ें बदल गई, इसी तरह से एजुकेशन सिस्टम भी बदल गया है। यानी कि पहले जो होती थी वो फिजिकल क्लासेस होती थी, बच्चे हमारे यहाँ आते थे, हमारा टीचर उनको पढ़ाता था क्लासरूम में। लेकिन कोरोना ने आहिस्ता आहिस्ता सबको ऑनलाइन कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे बैचेस ऑनलाइन चल रहे हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी मैम कि ऑफलाइन तो जरूर 5-10 मिनट क्लास लेट हो जाती थी, कभी टीचर चाय पीने चला जाता था, कभी वो टॉयलेट चला गया, कभी उसने पानी पी लिया, कभी बच्चे चले गए। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में एक मर्तबा टीचर ऑन हुआ तो पूरा टाइम वो पढ़ाता है, तो ये इस बच्चे को भी फायदा हुआ। दूसरा, चूंकि टीचर के को आदत थी कि वो अपने बच्चे को अपने सामने देखता था और उसके वो फेस रिएक्शन देख करके समझता था कि बच्चे को समझ में आया या नहीं आया। तो इसकी जगह मैसेजेस ने ले ली कि बच्चे वो रिएक्शन में मैसेज करते हैं कि सर ये जरा रिपीट कर दीजिए, सर ये समझ में नहीं आया। तो इस तरह के चेंजेस आ गए और बच्चों ने अडॉप्ट कर लिए। लेकिन अभी कुछ पेरेंट्स हमारे ऐसे बचे हुए हैं जो इस चेंजेस को अभी अडॉप्ट नहीं कर पाए। वो अभी भी अपने दिल में ये सोच कर बैठे हैं कि जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तब हम अपने को पढ़ाएंगे।
मेरा ये मानना है कि शायद ये पूरे साल नॉर्मल ना हो, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, हमें ये लग रहा है कि शायद स्कूल या कोचिंग इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस को अभी इजाजत नहीं मिलेगी, और आप देखेंगे कि देखते देखते ये साल भी पूरा निकल जाएगा और मई और अप्रैल और मई या जून में फिर नीट के एग्जाम होंगे। इस मरतबा तो लेट हो गया, आने वाले वक्त में शायद कोई एग्जाम लेट ना हो, अपने शेड्यूल पर होगा, और जब अपने शेड्यूल पर होगा तब उसके एतबार से आपके पास तैयारी का टाइम कम है। लिहाजा जो भी बच्चे नीट आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं वो ऑनलाइन ही सही, अपने इलाके में ही सही, या अपनी पसंद का कोई भी इंस्टीट्यूट चुन लें और अपनी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि आने वाले वक्त में दुनिया ऑनलाइन से अभी बाहर आने वाली नहीं है। ये इसके जो नुकसानात जरूर हैं छोटे बच्चों के लिए, लेकिन बड़े बच्चों के लिए तो ये इसमें बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारा खर्चा कम हो ये गया आपने है। तो बहुत ही मतलब कमाल की बात कही है, जो आपने आखिरी बात कही है कि जो ऑनलाइन का जमाना है इसने हमें तो डिजिटली 5 साल आगे कर दिया। आखिर यही सब होने वाला था, एजुकेशन में होने वाला था धीरे धीरे, लेकिन अब वक्त और हालात ने ऐसा कर दिया कि हम लोग जंप करके बहुत आगे चले गए और सभी कुछ ऑनलाइन हो गया। जी, क्योंकि इसमें हमारा माशरा जो है वो किसी भी वजह से कहें उसको, या ये कहें कि बहुत ज्यादा वो लोग पहले से एडवांस नहीं थे, या वेल ऑफ नहीं है, या वेल एजुकेटेड नहीं है, या वेल एक्सपोज नहीं है, इसलिए उनको इसको अडॉप्ट करने में थोड़ा वक्त लगा है। लेकिन मैम जिन बच्चों ने इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है, दे आर डूइंग वंडरफुल। उनको किसी तरह का कोई झिझक नहीं है, कोई उनको कोई रखना नहीं है उसमें, और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यही वजह है कि जो बच्चे सीनियर थे इस पिछले नीट के एग्जाम में वो नहीं आ पाए, जो जूनियर थे चूंकि उनको बहुत ज्यादा नखरे नहीं थे, उन्हें जो उसी में अडॉप्ट कर लिया और उसी से सीखना शुरू कर दिया। जो जो जूनियर बच्चे थे उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए इस मरतबा, और जो सीनियर थे अपने आप को अक्लमंद समझ रहे थे वो बच्चे पीछे रह गए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है अपने तमाम आपके नाजरीन से कि जहां जहां पर भी आप लोग हैं, आप लोग सिस्टम को अडॉप्ट कर लीजिए। अब ऑनलाइन आपकी जिंदगी का एक मुस्तकिल हिस्सा रहने वाला है। बेशक। जी जी जी, तो बहुत ही मुफीद बातें आपने बताई हैं, और खास तौर से ऑनलाइन के लिए जो हमारे पेरेंट्स के अंदर अभी भी बेतनाई है, बेरुखी है, और वो इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि कभी ना कभी तो ऑफलाइन होगा और कभी ना कभी बच्चे स्कूल जाएंगे और तब देखेंगे। कई वालिदैन तो यहाँ तक कह गुजरे हैं स्पेशली प्राइमरी क्लासेस में कि मैम इस साल को तो हमने मान ही लिया है कि हमारे बच्चे के लिए 0 साल हो गया। ये तो मैं उनसे ये पूछती हूँ कि जब बच्चा आपका खाना नहीं छोड़ रहा है, जब उसका फिजिकल ग्रोथ हो रहा है, जब उसका सोशल ग्रोथ हो रहा है, जब उसका इमोशनल ग्रोथ हो रहा है, तो आप कॉग्निटिव ग्रोथ के पीछे ही क्यों लगे हुए हैं कि आप उसको रोक रहे हैं? भाई उसका दिमागी भी तो उस ग्रोथ होना चाहिए, उसे होने दीजिए। नहीं, एक और मैं मजेदार आपको सैंपल बताता हूँ कि पिछले दिनों में ये आइडिया था कि शायद 31 अक्टूबर के बाद क्लासेस ऑन हो जाएंगी। तो हमारे यहाँ जो बच्चे क्लासेस ले रहे हैं हमने उनको सर्वे किया, हमने उनसे पूछा भी बताइए आप क्या चाहते हैं, अगर फर्स्ट को खुल जाए तो आप ऑफलाइन क्लास लेंगे या ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। तो मैम आप सरप्राइज होंगी कि 50% बच्चों ने कहा कि हम ऑनलाइन ही इसको कंटिन्यू रखेंगे, और 50% ने कहा हम ऑफलाइन रखेंगे। ऑनलाइन मतलब किसी एतबार से भी बुरा नहीं है, किसी एतबार से भी, अनलेस के आप कोई बहुत ज्यादा एक्सेस करते हैं, किसी भी चीज का एक्सेस तो बुरा होता है। जो हमारा माशरा है वो बहुत सारी ऐसी रूढ़िवादी जिसको बोलते हैं हम, बहुत ज्यादा एक ऑर्थोडॉक्स सिस्टम में हम लोग जीते हैं, और नई चीज को पहले हम रिजेक्ट करते हैं। मतलब एक खास अंदाज होता है ऑर्थोडॉक्स का, सबसे पहले अगर कोई चीज उसके सामने नई आएगी पहले उसको वो रिजेक्ट करे, फिर उसको 50% अडॉप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, फिर जब वो पुरानी हो चुकी होगी तब वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि ऑनलाइन एक सिस्टम बन चुका, एक आम पब्लिक यानी जो प्रोग्रेसिव लोग हैं उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और वो उससे इस्तेफादा ले रहे हैं, और हमारे बहुत सारे माशरे के साथ ही पीछे ना रह जाए। तो हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में कोई हार्म नहीं है, किसी तरह का नुकसान नहीं है, अलबत्ता आपके रिसोर्सेज, आपका टाइम, आपका नॉलेज लेने का जो और स्टाइल है उसमें आपको इजाफा ही होगा, फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और टीचर भी जो पहले शुरू में 1-2 महीने तक थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, उनको टीचिंग का इतना आइडिया नहीं था, अब तो गांव और छोटे कस्बों और शहरों में भी लोग परफेक्टली स्मूथली ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। छोटे क्लासेस के बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं और उन्होंने अपना एक इंडिजिनस एक मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कर क्रिएट कर ली है।
जो नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, टीचर्स हैं, या फर्स्ट या यूकेजी एलकेजी वाले हैं, प्राइमरी या नर्सरी सेक्शन के लोग, बच्चे जो टीचर्स जो हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके अपनी इजाद कर ली है बिल्कुल और उस इजाद कर रहे हैं और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं उसको। हाँ, वो सभी कुछ कर रही हैं, कुछ भी ऐसा नहीं जो मिस होता हो, असेंबली से लेके उनके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, यहाँ तक कि वो पार्टीज भी हो रही हैं, सब अपना अपना खाना लेकर के यहाँ बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर सब एक दूसरे का देखते हैं कि भाई तुमने क्या खाया, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, और ऐसे एंजॉय करते हैं। तो मैंने ये कहा कि भाई जब हम लोग पार्टी फिजिकली करते हैं उसमें भी तो हर कोई अपनी अपनी प्लेट में ही खाता है, हम एक दूसरे की प्लेट से तो खाते नहीं है, तो सेम वैसे ही हम वर्चुअली यहाँ पे खा रहे हैं। तो कलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही अच्छी बातें हमारे नाजरीन को बताई हैं, खासतौर से ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से, कि ऑनलाइन अब एक न्यू नॉर्मल हो गया है, इसे अपनाने की जरूरत है और इसमें भरपूर स्कूलों का हमें साथ देने की जरूरत है, ये जो कोचिंग सेंटर्स है उनका साथ देने की जरूरत है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ यहाँ गुफ्तगू में शामिल रहे। बहुत शुक्रिया मैम, आपके चैनल का और आपका, और खासतौर से आपके नाजरीन का, कि वो आपको इतनी मोहब्बत कर देते हैं और इतनी अहमियत से वो आपकी और इतने लगाव से आपकी बातें सुनते हैं। मैं आपके प्रोग्राम अक्सर देखता हूँ और बड़े वो बहुत ही कारामद प्रोग्राम हैं, बहुत ही काम आने वाले, और ख़ासतौर से जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें इनकी बड़ी अहमियत है आपके प्रोग्राम्स की। सो दोबारा से आपको मुबारकबाद और आपके चैनल को मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया बहुत बहुत आपकी हौसला अफजाई का। अल्लाह हाफिज।